नमस्कार दोस्तों। आज से हम आपके लिए प्राचीन भारत की एक टेस्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और इस टेस्ट कोर्स में हम आपको टोटल 30 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और इन 30 टेस्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आईएएस और पीसीएस के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। लेकिन अगर आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस एक सेक्शन है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस यूज़फुल हैं। लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के हैं तो इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये बिल्कुल सूटेबल है। तो आप ये हमारे पूरे के पूरे जो 30 टेस्ट की सीरीज़ होगी इसको आप अच्छे से तैयार करें। और इसके अलावा हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम टोटल 52 टेस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे हैं प्राचीन भारत के। वो आप हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से प्राचीन भारत की एक टेस्ट सीरीज़, और जिसमें पहला चैप्टर है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इतिहास के पितामह हेरोडोट्स को कहा जाता है जो कि यूनान के निवासी थे। कथन दो, हेरोडोट्स ने ही 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कथन तीन, हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का विवरण दिया गया है। आपको देखना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। कथन ए है केवल 1 व 2, बी है 2 व 3 और सी है 1 2 3 सही हैं, या फिर डी है केवल 1 व 3 सही हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, इसके सभी कथन सही हैं। देखिए आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हेरोडोट्स का जो जन्म हुआ था वो 480 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और इनका संस्कृत नाम क्या था? हरिदत्त था। और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वो थी हिस्टोरिका। और रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोट्स को इतिहास के जनक की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? इतिहास के जनक की संज्ञा दी है। और हेरोडोट्स ने भारत और फारस, फारस क्या है? ईरान के संबंधों का वर्णन किया था। और इनके इतिहास की अवधारणा थी कैसी? मानववादी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। यह कथन ब्यूरी महोदय का है। कथन दो है, इतिहास राज्य की स्मरण शक्ति है। यह कथन बेकन महोदय का है। तीन है, इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। और यह कथन किसका? प्रोफेसर पिगट महोदय का है। तो आपको देखना है कि इसमें कौन से सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1, बी केवल 1 2, सी केवल 2 3, या डी सभी 1 2 3 सही हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है केवल 1, मतलब इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। यह कथन किसका है? ब्यूरी महोदय का है। आइए जानते हैं। अब देखिए, इतिहास राज्य की स्मरण शक्ति है। इतिहास राज्य की स्मरण शक्ति है, यह कथन किसका था? राधा कृष्णन महोदय का। राधा कृष्णन महोदय का। और इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है, यह कथन किसका था? प्रोफेसर घाटे महोदय का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा, यह कथन है ब्यूरी महोदय का। और इतिहास राज्य की स्मरण शक्ति है, यह कथन है राधाकृष्णन महोदय का। और इतिहास हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे महोदय का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कथन किसका है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए बेकन, बी प्रोफेसर पिगट, सी कलिंगवुड, या डी E.H. कार। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी कलिंगवुड। देखिए, बेकन ने क्या कहा था? इतिहास विवेकशील बनने का आधार है, आधार प्रदान करता है। और कलिंगवुड ने क्या कहा था? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, सभ्यता और संस्कृति में सबसे बड़ा आधारभूत अंतर यह है कि सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती जबकि संस्कृति नष्ट हो सकती है। कथन दो है, सभ्यता के अंतर्गत व्यक्ति के भौतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? भौतिक पहलुओं का। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। और हमारे ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, या सी 1 2 दोनों, या फिर डी कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी केवल 2 सही है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में है। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में सबसे बड़ा आधारभूत अंतर यह है कि सभ्यता नष्ट हो सकती है परंतु संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती। यह मूर्त अमूर्त है, मतलब सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं लेकिन संस्कृतियां कभी नष्ट नहीं होती। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि सैंदब सैंदब सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता जो है वो क्या नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो संस्कृति है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही मानव के समस्त क्रियाकलाप ही उसकी संस्कृति है।
मानव के समस्त क्रियाकलाप ही उसकी संस्कृति है। और इसके अंतर्गत मानव की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं कला प्रौद्योगिकी आदि तत्व आते हैं। अर्थात मानव अपने चारों ओर जिस पर्यावरण का निर्माण करता है वही उसकी संस्कृति है। और संस्कृति क्या है? मूर्त अमूर्त दोनों रूपों में हो सकती है। और सभ्यता के अंतर्गत व्यक्ति के भौतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह केवल मूर्त रूप में होती है, यह केवल मूर्त रूप में होती है और इसलिए इसका उत्थान और अंत निश्चित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है इतनु। इतनु शब्द भारत के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रयोग किया था? और ये क्वेश्चन सभी तरह के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। हकमनी ईरानियों द्वारा, बी चीनी ह्वेनसांग द्वारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा, या फिर सी जैन साहित्यों में, या फिर डी यूनानियों द्वारा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा। देखिए इतनु शब्द जो है भारत के लिए सर्वप्रथम चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, सर्वप्रथम सिंधु नदी द्वारा सिंचित भौगोलिक क्षेत्र को इंडिया नाम किसने दिया था? हकमनी ईरानियों द्वारा दिया गया था, जबकि पूरे देश का नाम इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया। कथन दो है, सप्त सैंधव शब्द का उल्लेख भारत के लिए पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंदा अवेस्ता में किया गया है। कथन तीन देख लेते हैं। प्रारंभिक चीनियों ने भारत के लिए तियन चू शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा? तियन चू शब्द का प्रयोग किया है। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं ये आपको देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे। ऑप्शन ए है केवल 1 2, बी है केवल 2 3, सी है केवल 1 3, या डी है सभी 1 2 3 सही हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, ये सारे के सारे कथन सही हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे कथन क्या थे। सर्वप्रथम सिंधु नदी द्वारा सिंचित भौगोलिक क्षेत्र को इंडिया नाम हकमनी ईरानियों द्वारा दिया गया, जबकि पूरे देश का नाम इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया। और कथन दो था, सप्त सैंधव शब्द का उल्लेख भारत के लिए पारसियों के पवित्र ग्रंथ जिंदा अवस्था में किया गया है। और तीन है, प्रारंभिक चीनियों ने भारत के लिए तियंचू शब्द का प्रयोग किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, जैन साहित्यों में भारत के लिए जम्बू द्वीप, कौन सा शब्द है? जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया है, अतः जैन साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का शासक बताया गया है। कथन दो है, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अरब के लोगों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, जबकि तुर्कों ने भारत के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। और कथन तीन है, भारत के लिए हिब्रू भाषा में होडुडू शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। केवल 1, बी है केवल 1 3, और सी है केवल 1 2, और डी है सभी 1 2 व 3 सही हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केवल 1 व 3। आइए जानते हैं डिटेल में। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अरब के लोगों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, जबकि फारसी लोगों ने भारत के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, ना कि तुर्कों ने। मतलब क्या है, सर्वप्रथम किसने किया था? फारसी लोगों ने, ना कि तुर्कों ने किया था हिंदू शब्द का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सैंधवकालीन लोगों ने कौन सी खेती करने के कारण सिंधु क्षेत्र को सिंडन कहते थे? मतलब जो सैंधवकालीन लोग थे, और कौन सी खेती के कारण इसको सिंडन क्षेत्र कहा जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं। जौ, बी है चना, सी है कपास, और डी है गेहूं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी कपास। देख लेते हैं। देखिए सैंधवकालीन लोगों के द्वारा कपास के उत्पादन के कारण ही यूनानी लोग सिंधु क्षेत्र को सिंडन कहने लगे। बाद में यह शब्द भारत का पर्याय बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में सरस्वती तथा दृशदती, कौन सी? सरस्वती तथा दृशदती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। कथन दो है, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था। और तीसरा है, जबकि हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। आइए कथन देख लेते हैं। ए केवल 1 व 2, या फिर बी केवल 1 3, सी केवल 1, और डी केवल 2 3। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी केवल 1। मतलब वैदिक काल में सरस्वती तथा दृशदती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। ये बाकी के बारे में देख लेते हैं। देखिए मनुस्मृति से ये जानकारी मिलती है कि वैदिक काल में भारत को ब्रह्मव्रत सरस्वती और दृशदती नदी के बीच, और ब्रह्म ऋषि देश हिमालय से विंध्याचल तक के क्षेत्र को, और एवं आर्यव्रत संपूर्ण उत्तर भारत
इत्यादि नामों से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सबसे पहले आग जलाने वाला। देखिए यहाँ पर क्या है, आग जलाने वाला मानव निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन देख लेते हैं, निएंडरथल, जावा मानव, या फिर सी रामापिथिक्स, या फिर डी पीकिंग मानव। और दोस्तों उसका सही उत्तर है डी पीकिंग मानव। देखिए सबसे पहले आग जलाने वाला मानव पीकिंग या सिनेंथ्रोपस मानव था, जो कि चीन की पीकिंग गुफा से प्राप्त हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है भारत की शिवालिक पहाड़ी पर जो मानव प्राप्त हुआ था वह निम्न में से कौन सा था। कहाँ पर, भारत की शिवालिक पहाड़ी पर। ऑप्शन देख लेते हैं, ए रामापिथिक्स, बी होमोसेपियंस, या सी जिनेंथ्रोपस, या फिर डी ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामापिथिक्स। देखिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। पाषाण काल के प्रथम काल, पुरा पाषाण काल में मानव के कोई अस्थि पंजर भारत में नहीं मिला। यद्यपि उन बानरों के जीवाश्म जिसमें मानव और वर्तमान बानरों का अंतोगत्व विकास हुआ वह भारत के शिवालिक पहाड़ी से प्राप्त हुआ। इनमें से सबसे सुविख्यात बानर 80 लाख वर्षों से भी पहले का था। उन्हें जी.ई. लुईस ने रामापिथिक्स का नाम दिया। अब देखिए यहाँ पर 80 लाख वर्षों से पहले का था और जी.ई. लुईस ने इसको किसका नाम दिया था, रामापिथिक्स का नाम दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से, शिवालिक पहाड़ी से। हाल ही में नवीन शोध 1982 के आधार पर मानव के उदय के साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। और इतना ही नहीं बल्कि 2001 में पी राजेंद्रन ने औदे तमिलनाडु से मानव शिशु कपाल की भी खोज की है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, निएंडरथल मानव जर्मनी के निएंडरथल घाटी से प्राप्त हुआ था। यह मानव शव को पूजा सामग्री के साथ जमीन में नीचे दफनाता था। ठीक है। कथन दो है, सबसे पहले औजारों का निर्माण करने वाला मानव ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स मानव था। देख लेते हैं कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए केवल एक। देखिए सबसे पहले औजार का निर्माण करने वाला मानव जो था जिनेंथ्रोपस मानव था, जो कि कहाँ प्राप्त हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन से मानव को संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। कौन से मानव को संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। देखिए ए रामापिथिक्स, बी ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स, सी पीकिंग मानव, या डी होमो इरेक्टस। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स। ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स जो है उसको मानव संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुनर्जन्म में विश्वास करता था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ऑप्शन देख लेते हैं, ए पीकिंग मानव, बी होमोसेपियंस, सी निएंडरथल मानव, या डी जिनेंथ्रोपस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सी निएंडरथल मानव। देखिए निएंडरथल मानव कहाँ से पाया गया था, जर्मनी से। और यह मानव मृतकों का आदर करता था और शव को पूजा की सामग्री के साथ कब्र में गाड़ता था। और इस प्रकार इसका किसी न किसी तरह के धर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास था। तो देखिए आज के जो हमारा क्विज है उसको यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम फिर से आएंगे एक नए क्विज के साथ, और अगले चैप्टर से होगा ये क्विज। और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसकी पीडीएफ जो है वो लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है test.uvain.org, उससे फ्री टेस्ट हैं, वहाँ से फ्री टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा uvain.org/टेस्ट जो है उस पर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज़ है, और एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ में 52 टेस्ट हैं, जिससे जो क्वेश्चन है वो वहीं से लिए जा रहे हैं ये। और उसमें और डिटेल में इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं पर सब्जेक्ट के, पर चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए, ताकि हम लोग उन वीडियोस पर भी अपना वर्क शुरू कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे अपना पूरा बेनिफिट ले सकें।